नहीं दी जाती, सही है। इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं देते हम? इंट्रामस्कुलर इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज रैपिडली वो एब्जॉर्ब हो गया, रैपिडली डिसअपियर हो जाएगा, इसलिए इंट्रामस्कुलर भी हम इंसुलिन नहीं देते। सो द प्रेफर्ड रूट और द कॉमनेस्ट रूट इज सबकुटेनियस, ठीक है। उसके अलावा अब जो है वो मास्क, लेकिन अगर कॉमनेस्ट रूट की बात की जाए तो वो सबकुटेनियस है। एंड द इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम, किस किस फॉर्म में इंसुलिन हम डिलीवर कर सकते हैं, उसमें आपके पास सिरिंजेस भी आ जाते हैं, पेन भी आ जाते हैं, पंप्स भी आ जाते हैं, एंड जेट इंजेक्टर्स भी आते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू के कॉमनेस्ट रूट कौन सा है फॉर इंसुलिन एंड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम कौन सा। तो ये जरा तुम लोग ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स। टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, आप इंसुलिन दे रहे हो, तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट उसका क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। जो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि आप अपनी पॉकेट में कोई कैंडी, कोई गम, कुछ भी ना स्वीट रखो, क्योंकि उनका अचानक से बीपी लो हो सकता, सॉरी डायबिटीज शुगर लेवल जो है वो लो हो सकता है। एंड टू कंट्रोल पेशेंट के पास एक कैंडी या कुछ भी ऐसा होना चाहिए कि उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे एनसेड का मैंने बताया था, जितनी भी नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स हैं उनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर्स। बाकी सब भी हैं, लेकिन अगर कॉमनेस्ट आ जाए या अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनसेड, नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स और डायबिटीज, तो आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट ही आपने जो है वो ये लिखना है, गैस्ट्रिक अल्सर्स एनसेड्स में, और इंसुलिन में कौन सा होगा आपका? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम वो याद रहे कि आंसर कैसे करने। इसके अलावा क्या होता है साइड इफेक्ट्स में? वेट गेन हो जाता है, लोकोसाइट इंजेक्शन रिएक्शंस हो जाते हैं, और दूसरा क्या होता है? लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी इज बेसिकली abnormal fat distribution all over the body. बॉडी में ना abnormal fat distribution होना शुरू हो जाते हैं, that is the lipodystrophy. इंसुलिन तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो समझ नहीं आई हो? Okay, type 2 insulin. Type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus, it's a form of chronic hyperglycemia that is caused by the resistance to insulin, often progresses to insulin deficiency. इसमें क्या हो रहा है? इसमें बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, पैनक्रियास भी ठीक है, उसके बीटा सेल्स भी ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन जो बॉडी में शुगर आ रही है, इंसुलिन की वो जो कैपेसिटी है काम करने की, वो कम होती जा रही है। एज अ रिजल्ट उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है, या जितनी लेवल ऑफ शुगर उसको कंट्रोल करनी चाहिए, यूटिलाइज करवानी चाहिए, वो उतनी शुगर को यूटिलाइज नहीं करवा रहा, ठीक है। और ऑफन प्रोग्रेसेस टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, जाहिर है जब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, वो नहीं कर पा रहा, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी कॉज हो रही है। ये बात समझ आ रही है? एंड इट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, यूजुअली ओल्डर पेशेंट में डेवलप हो जाती है और ओबेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे होती है इसकी? सबसे पहले आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन ये करवाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कंट्रोल में नहीं है, ये चांसेस है कि पेशेंट नहीं कर पाएगा, फिर ओरल फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। ओरल एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पेशेंट को क्यों दे रहे हो? डायरेक्ट इंसुलिन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही है, बस उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, एंड उसका जो है प्रोडक्शन कम है या उसकी सेंसिटिविटी कम है। तो बेसिकली ये जो ड्रग देते हैं या तो वो उसकी प्रोडक्शन करवाएंगे या उसकी सेंसिटिविटी को एनहेंस करवाएंगे, ठीक है। मुझे बात समझ रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है मतलब
इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। यानी जैसे होता है ना कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर कुछ एक सर्टेन टाइम तक पेशेंट्स जो है स्लीपिंग पिल्स लें तो वो फिर एक्शन प्रोड्यूस करना छोड़ देती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए या तो डोज इंक्रीज करना पड़ता है या ग्रुप चेंज करना पड़ता है। सेम इज द केस के कभी कभी आपकी बॉडी में क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स ना रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो इंसुलिन जैसे ही ब्लड शुगर यूजुअली आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे ही शुगर लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही इंसुलिन भी एक्टिव हो जाएगा और वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा ताकि आपकी ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज ना हो। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम या आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है तो क्या होगा, शुगर लेवल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंसुलिन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको मतलब बॉडी से निकाल नहीं पा रहा, यूटिलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हम यूज करते हैं? सल्फोनाइल यूरियास, बिग्वेनाइड्स, thiazolinidione, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, incretin mimetic एंड डायपेप्टाइड। सही है। इसमें से हम यूज अभी जो हम डिस्कस करें दैट इज सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास को हम कहते हैं इंसुलिन सिक्रेटोकॉक। What is insulin secret? What is secretagogues? Secretagogues are the drugs which promote secretion. Secretagogues का जो टर्म है ना वो बेसिकली यूज करते हैं हम दैट प्रमोट्स द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अगर कोई स्लाइवरी secretagogue है तो प्रोडक्शन ऑफ द स्लाइवेशन। तो secretagogue is basically a term which is used for the to define which promotes the secretion, जो कि secretion को प्रमोट करता है। तो सल्फोनाइल यूरियाज आर इंसुलिन secretagogue कि ये इंसुलिन की secretion को प्रमोट करते हैं। सही है। Very important point. Sulfonyl ureas stimulate the release of endogenous insulin. ये बहुत important point है जो BCQ में भी पूछा जाता है कि endogenous insulin कौन सी drug promote करवाती है। So you should know कि sulfonyl ureas are the that release the endogenous insulin, यानी बॉडी के अंदर से ही इंसुलिन की स्टिमुलेट करवा रहे हैं, कुछ तो सेंसिटिविटी को सिक्योर करें ना, ये रिलीज करवा रहे हैं एंडोजेनस इंसुलिन को। ठीक है। अच्छा, सल्फोनाइल यूरियास की दो जनरेशन है, ओल्डर एजेंट्स भी हैं एंड सेकंड जनरेशन भी है। ओल्डर एजेंट्स में हमारे पास टॉलब्यूटामाइड आती है, क्लोरप्रोपामाइड आती है। जो सेकंड जनरेशन है जो कि अब यूज में है वो है ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिसाइड, ग्लिमिप्राइड एंड बेंक्लामाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आता है कि ये आपको दे देते हैं, इसकी कंफ्यूजन होती है बेसिकली बिग्वेनाइड से और पूछा जाता है ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर इसको ना बिग्वेनाइड्स में डाल देते हैं। दिस इज नॉट बिग्वेनाइड्स, दिस इज सल्फोनाइल यूरियास। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास का मोड ऑफ एक्शन कैसे वो काम करती है? जब भी आप सल्फोनाइल यूरियास बॉडी में देते हैं तो तुम लोगों को एक्शन पोटेंशियल याद है जिसमें डीपोलराइजेशन भी होती थी, पोलराइजेशन भी होती थी, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। सिर्फ एक बच्चे ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, बाकी सब नहीं पढ़ते क्या? डीपोलराइजेशन कौन सा आयन की वजह से होती थी, सोडियम या पोटेशियम? और रीपोलराइजेशन कौन सा आयन की वजह से होती थी? सिर्फ एक बच्चे को पता है। डीपोलराइजेशन बेसिकली आपकी होती है सोडियम आयन की वजह से, रीपोलराइजेशन होती है पोटेशियम आयन की वजह से होती है। ठीक है, जब भी डीपोलराइजेशन होती है, जो बेसिक मैकेनिज्म है ये है कि जब भी डीपोलराइजेशन होती है इंसुलिन की जो है वो बॉडी से रिलीज होता है इंसुलिन। ठीक है, और जब भी रीपोलराइजेशन होगी इंसुलिन स्टॉप हो जाएगा रिलीज होना। तो सल्फोनाइल यूरियास क्या करते हैं, सल्फोनाइल यूरियास जब भी हम देते हैं तो वो डीपोलराइजेशन, तो वो बेसिकली पोटेशियम चैनल की क्लोजर करवा देते हैं। जब भी पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएगा, वो रिलीज नहीं होगा, क्या होगा, डीपोलराइजेशन नहीं हो रही, डीपोलराइजेशन स्टेट मेंटेन है। जब भी डीपोलराइजेशन स्टेट मेंटेन्ड होगी क्या होगा,
कि इंसुलिन की रिलीज होगी एंड वो ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। अगर तुम लोग यहाँ देखो पिक्चर में तो सल्फोनाइल यूरिया एक जगह लिखा हुआ है सबसे बॉटम में, ठीक है, जो कि डीपोलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। और डीपोलराइजेशन ऐसी हो रही है, कैल्शियम जो है इन्फ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इनहिबिट हो गया, कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, इंसुलिन की रिलीज हो रही है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है और वो ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये समझ आ रही है बात हम लोगों को कि ये कैसे काम करता है और कैसे एंडोजेनस इंसुलिन को रिलीज कर रहा है बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल। ये समझ आ गया मैकेनिज्म? इसमें कोई डिफिकल्टी? बहुत छोटी सी और आसान बात है कि सल्फोनाइल यूरियाज जब भी हम देंगे तो पोटेशियम चैनल को क्लोजर करवाएगा और जो है वो एंडोजेनस इंसुलिन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। इंसुलिन की एंडोजेनस इंसुलिन की प्रोडक्शन करा रहा है ना, सिंथेसाइज कैसे करा है, उसको ही रिलीज करवा रहा है चैनल के ऊपर। इंसुलिन तो बेसिकली जो है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल से रिलीज हो रहा है ना, ये तो उसको रिलीज करवाने में हेल्प कर रहा है ना। सिंथेसिस तो इसकी कहाँ से होगी, पैनक्रियाटिक बीटा सेल से हो रही है। अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा बीटा सेल्स में, इसका मतलब बीटा सेल में प्रॉब्लम है, और बीटा सेल में प्रॉब्लम है यानी कि उसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप 2 तो नहीं है, क्योंकि टाइप 2 की प्रॉपर डेफिनेशन ही ये है कि इंसुलिन की या तो प्रोडक्शन कम हो गई या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, कम हो गई है रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, बन ही नहीं रहा, वो वाली डेफिनेशन नहीं है, वो फिर टाइप 1 में आ जाता है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके, हाइपोग्लाइसीमिया आएगा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। मेटफॉर्मिन जो बिगुएनाइड्स है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें रिमेंबर रखो कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा है, वेट गेन करवा रहा है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेआई डिस्टर्बेंसेस करवा रहा है एंड कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस करवा रहा है। अगर कोई ओबीस पेशेंट है हु इज डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको क्या आप सल्फोनाइल यूरियाज दोगे? अगर कोई ओबीस पेशेंट है विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको आप क्या सल्फोनाइल यूरियाज दोगे? मुझे लग रहा है सिर्फ 2 बंदे हैं जो सुन रहे हैं, बाकी सब जो है ना साइन इन करके गायब हो गए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं अटेंडेंस भी उनकी भेजूंगी जिन्होंने जवाब दिया, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनकी अटेंडेंस भी नहीं भेज रही स्टूडेंट्स अफेयर में। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी वेट गेन करवा रहे हैं। तो ओबीस पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर सिनेरियो में या उसकी में आता है कि कितने 45 इयर्स का ओबीस मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, तो कौन सी ड्रग हम प्रेफर करेंगे या नहीं प्रेफर करेंगे, तो सल्फोनाइल यूरियाज आर नॉट गिवन इन ओबीस पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड जो है वो बेसिकली इट्स अ safer drug in renal dysfunction and elderly patients. Many drugs are avoided in renal disease or liver disease, लेकिन glimepiride and glipizide are the drugs that are safer to give in renal dysfunction. Glyburide has minimal effect on placenta, so it can be given as an alternative for gestational diabetes. ठीक है, it can be given as an alternative. Now, bigvenides. Bigvenides, what is bigvenides? These are metformins, ठीक है। ये कैसे काम करती है? Basically, it inhibits the hepatic and renal gluconeogenesis. Hepatic और renal gluconeogenesis को inhibit कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। It also causes the stimulation of glucose uptake and glycolysis and peripheral tissue.
प्रोडक्शन भी कम करवा रही है ग्लूकोज की और यूटिलाइजेशन भी करवा रही है ग्लूकोज की, एंड स्लोइंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग एंड आल्सो सल्फोनाइलयूरियाज एज वेल। ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है पोस्ट पैरेंटल एंड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, ये दोनों को कंट्रोल करती है, फास्टिंग को भी और पोस्ट पैरेंटल को भी, ठीक है। Metformin is a drug of choice in overweight patient with type 2 diabetes mellitus। अगर सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट है 45 years old का, obese, diagnosed with type 2 diabetes mellitus, तो which drug is the preferred? तो आप लोग क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे मेटफॉर्मिन। क्यों लिखेंगे मेटफॉर्मिन? क्योंकि ये बेसिकली इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये साइड इफेक्ट तो नहीं है, बेसिकली ये है कि ये वेट लॉस करवाती है। सल्फोनाइलिन का ये था कि साइड इफेक्ट के वो वेट गेन करवाती है, ठीक है। अगर लीन पेशेंट है, दुबला पतला कमजोर सा, तो उसको आप सल्फोनाइल यूरियास दे सकते हैं, लेकिन अगर ओबीस पेशेंट है उसको आप मेटफॉर्मिन देंगे, ठीक है। ये क्लियर है तुम लोगों को बात। पोस्ट पैरेंटल वो जो खाने के बाद जो रैंडम शुगर होती है ना, ड्यूरिंग और खाने के दौरान और आफ्टर मील, उसको जो है हम पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? जी डिस्ट्रेस, जिसमें नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कुछ करवाती है। प्लस इसका एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस। इट इज स्पेशली अवॉइडेड इन रीनल एंड लिवर डिजीज पेशेंट। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस का आती है, अल्कोहलिक पेशेंट्स हो या दूसरे भी पेशेंट्स हो, उनमें भी ये अवॉइड की जाती है। प्लस मेटफॉर्मिन एक और चीज करवाती है, दैट इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि विटामिन ये जो बेसिकली मेटफॉर्मिन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है, उनकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करती है। तो एज अ रिजल्ट बॉडी में विटामिन B12 का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी करवाती है। इसकी इंडिकेशंस क्या होंगी? ओबीस पेशेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी? हेपेटिक और रीनल फेलियर। इसीलिए पीछे डिस्कस हुआ था कि रीनल डिजीज के पेशेंट में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं? ग्लिपिजाइड और ग्लिमिप्राइड। सल्फोनाइलयूरियास के सारे ग्रुप्स नहीं देते, ठीक है। जो सेफर ड्रग है जो रीनल डिजीज में हम दे सकते हैं, दैट इज द ग्लिपिजाइड और ग्लिमिप्राइड। अगर तुम सल्फोनाइलयूरियास लिखोगे ना तो आप लोगों का आंसर गलत हो सकता है। तो ग्लिपिजाइड या ग्लिमिप्राइड are the safer drugs in renal dysfunction. ठीक है, यहाँ तक मेटफॉर्मिन सबको सब कुछ समझ आ गया? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई है? फिलहाल मैंने ये दो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स डिस्कस किए। सल्फोनाइलयूरियास के ऊपर भी आपके ऊपर ऑस्पी आ जाती है, मेटफॉर्मिन के ऊपर भी ऑब्जर्व अनऑब्जर्व स्टेशन बहुत आराम से आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सिनेरियो आ रहा है कि पेशेंट है वो लीन है और उसको टाइप 2 डायबिटीज है, यू शुड नो कि लीन पेशेंट है तो सल्फोनाइलयूरियास इज द प्रेफर्ड ड्रग, और अगर ओबीस पेशेंट है तो मेटफॉर्मिन इज द प्रेफर्ड ड्रग, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर वो कह रहे हैं ओबीस भी है लेकिन उसको रीनल डिसफंक्शन है और फलाना है, तो फिर उसमें आपको अवॉइड करनी चाहिए मेटफॉर्मिन, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज थायाजोलिनिडायोन्स। उसमें हमारे पास कौन सी आती है? रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये टारगेट टिश्यू की सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं। हमने जब बात की थी तो यही बात की थी कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो रेजिस्टेंस को कम करना, ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? इट इंक्रीज द टारगेट टिश्यू सेंसिटिविटी बाय एक्टिवेटिंग द कार्सिनोम प्रोलिफरेटर एक्टिव रिसेप्टर गामा न्यूक्लियर रिसेप्टर को वो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। उसकी ये बेसिकली पीपीएआर जो है ये रिसेप्टर है जिसको वो एक्टिव कर देते हैं, सेंसिटिव कर देते हैं। क्या होगा इसकी सेंसिटिविटी से? जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज होगा ना, तो सिग्नल्स जाने शुरू हो जाएंगे और फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। It reduces both fasting and postprandial hyperglycemia. अब तक हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी है, सल्फोनाइलयूरियास, मेटफॉर्मिन, थायाजोलिनिडायोन्स, ये सब जो है फास्टिंग एंड postprandial हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है।
इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? फ्लूइड रिटेंशन एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसीलिए ये ड्रग तब देते हैं हम जब अदर्स ड्रग से, दूसरी ड्रग से शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता, तब हम देते हैं। इट इज अवॉइडेड इन कार्डियक पेशेंट, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन करवा रहा है तो बॉडी में एडिमा होने के चांसेस है, बॉडी के स्वेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ये ड्रग अवॉइड की जाती है एंड इट इज आल्सो हेपेटोटॉक्सिक। नेक्स्ट इज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास आती है इपार्बोस एंड मैग्नीटोल। क्या करता है? एज नेम इंडिकेट कि अल्फा ग्लूकोसिडेज कोई चीज है जिसको ये बेसिकली इनहिबिट कर रहा है। क्या है? इट इनहिबिट्स द अल्फा ग्लूकोसिडेज। What is alpha glucosidase? It is basically an enzyme which is responsible for the conversion of starch, oligosaccharide to monosaccharide. इसका क्या काम होता है कि ये बेसिकली सबको पता है कि जब भी बॉडी में स्टार्च, ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड ये सब कुछ आते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं टू द मोनोसैकेराइड एंड देन कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली उनकी कन्वर्जन को इनहिबिट करवाता है और उनको बॉडी में रीस्टोर होने नहीं देता, ठीक है, मतलब एक्सट्रीट करवा देता है। तो इस तरह से वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है। ये बात समझ आ रही है कि बॉडी में जो है ना कार्बोहाइड्रेट को रिस्टोर होने नहीं दे रहा, एक्सट्रीट आउट करवा रहा है, कन्वर्शन नहीं करवा रहा, ठीक है। इट रिड्यूस द पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज। अब तक हमने जितने पढ़े थे वो फास्टिंग एंड पोस्ट पैरेंटल दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। ये जो है सिर्फ पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है। पोस्ट पैरेंटल के ड्यूरिंग मील टाइम आपने जो खा रहे ना, उसमें ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में रिस्टोर नहीं करेगा, एक्सट्रीट आउट कर देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है ना वो नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल रहेगा। समझ आया? इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? बिकॉज दिस ड्रग इज पुअरली अब्सॉर्ब्ड एट टाइम्स इट कॉजेज द फ्लैटुलेंस, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। सो यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन यहाँ जो समझ नहीं आया, कोई बात ऐसी जो मुश्किल लग रही हो? किसी को या तो कुछ समझ नहीं आया या सब सो रहे हैं। फिलहाल ये बताओ कि तुम लोग ये कुछ समझ आया है डायबिटीज का? इंसुलिन फ्लेयर हुआ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स तुमको समझ आए? ये तुम लोग इतने कम पार्टिसिपेंट्स क्यों होते हैं? ये हर क्लास में होते हैं या सिर्फ मेरे ट्यूटोरियल में इतने कम होते हैं? There's only 15 participants. This is very important topic. तुम लोगों के कहने पे मैंने तुम लोगों को डायबिटीज पढ़ाया है and this is very important topic. मतलब ये टेस्ट में तुम लोगों को कल काम ही आएगा जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। खैर, तो तुम लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज मैंने प्रिपेयर की थी। दिस इज द पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। एफजे के ऑस्पी में बहुत, एफजे की ऑस्पी जो है जीसीएमई में बेसिकली बहुत लगती है एंड ये एफजे की ऑस्पी में बहुत ज्यादा लाइक ये पिक्चर होती है और ये लिपिनकॉट की पिक्चर है। सो एक्सप्लेन द अबव पिक्चर। तो तुम लोग इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करोगे, इतनी सारी जो लाइंस जा रही हैं किस चीज की हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर क्लास में इतने ही बच्चे होते हैं? तुम लोग 14-15 स्टूडेंट्स होते हैं?
नहीं 75 की स्ट्रेंथ है, सिर्फ 15 बच्चे ये पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सब खुद पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, खुद पढ़ लेते हैं। अच्छा, बेसिकली दिस चार्ट इज एक्सप्लेनिंग द, इसमें मैंने लेबलिंग नहीं की, इसमें बेसिकली अगर ABCD करके लेबल कर दें तो जो आपका फर्स्ट है दैट इज शोइंग यू द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद जो ऑरेंज कलर का है वो आपको बता रहा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। फिर उसके बाद जो आपका ग्रीन है वो आपको क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो ब्लू है वो क्या बता रहा है आपको, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये जो लास्ट वाला पिंक है ये भी आपको ऑलमोस्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ही बता रहा है, ठीक है। सो इसमें लेबलिंग होती है जो मैं नहीं कर पाई, लेकिन वो ये पिक्चर आपकी लिपिन कॉट की बुक में भी है, ठीक है, ये आराम से मिल जाती है, उसमें पूरा ये लेबल्ड हुआ हुआ है। तो आप लोगों को ये पिक्चर अच्छे से गो थ्रू करनी है बिकॉज ये बहुत ज्यादा आता है। जो फर्स्ट है दैट इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एंड जो सेकंड है दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। जो आपकी फर्ज करो फॉर एग्जांपल ये सारी लाइंस ना हो, या तो सिर्फ ब्लू लाइन हो या फिर लास्ट वाली पिंक लाइन हो, उसमें क्या होगा कि ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों लाइंस जो है वो जीरो एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ी दूर से स्टार्ट हो रही है। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है बेसिकली वो फॉरन से स्टार्ट नहीं होती, इट टेक्स 1 to 2 आवर्स टाइम, ठीक है। ग्लार्गिन डेटिमर जो भी है, राइट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट इंसुलिन का क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। गुड, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका एडवर्स इफेक्ट है दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद आता है वेट गेन, फिर आपका क्या आता है, लोकल साइट रिएक्शंस आ जाते हैं, लाइपोडिस्ट्रोफी आ जाती है, सब आपके इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लाइपोडिस्ट्रोफी, लिपिड डिस्ट्रक्शन नहीं, लाइपोडिस्ट्रोफी। सीजर्स कहाँ से आ गए, भाई तुम लोग तो अगर इंसुलिन को बनाओगे ना ऐसी कोई खतरनाक चीज बनाओगे जिसमें जो है ना पेशेंट का काम हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम, इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम के डिफरेंट क्या थी, सिरिंज, पेन, पंप्स और इंजेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन नाम बताओ, अल्ट्रा शॉर्ट नहीं, शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट में फर्क है, अल्ट्रा शॉर्ट इज रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इज regular insulin, ठीक है। short acting is regular insulin. what are different insulin delivery system, sorry ये मैंने 2 दफा दे दिया है। अच्छा, which constitute is used for insulin administration, subcutaneous, good. which of the following is the most appropriate initial oral agent for management of type 2 diabetes with no other comorbid condition, which is the most appropriate initial oral agent for management of comorbid condition. Most appropriate drug for management
of type 2 diabetes with no comorbid condition. अगर उस पेशेंट को कोई comorbid condition नहीं है, as in like renal disease नहीं है, liver disease नहीं है, so most appropriate will be metformin. ठीक है, so mention नहीं obese है या नहीं है, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की जाए और कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है तो हम कौन सी ड्रग देंगे? मेटफॉर्मिन. ठीक है, which is what is most common adverse effect caused by insulin. ये तो तुम लोगों को वैसे ही पता है, hypoglycemia. Which of the following drug promotes the release of endogenous insulin? कौन सी ड्रग है that promotes the release? Very important BC, very important. ये मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. अभी अभी मैंने बताया था कि कौन सी ड्रग है जो प्रमोट करती है एंडोजेनस इंसुलिन को. ग्लिपिसाइड, बी ग्लिपिसाइड दैट प्रमोट्स द एंडोसल्फोनाल्यूरियास. ग्लिपिसाइड जो कि प्रमोट करती है रिलीज ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन. ठीक है, ये जो मैग्नेटॉल है ये बेसिकली इंसुलिन की रिसेप्टर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रही है. नहीं सॉरी, ये तो एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, ये एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, इसका सेंसिटिविटी से कोई वो नहीं है. ठीक है, अच्छा ये फॉरन से लो बिकॉज आप लोग टाइम एंड होने वाला है. सो लेक्चर का, so a 13-year-old boy with type 1 diabetes is brought to the OPD with complaint of dizziness. Laboratory finding includes severe hyperglycemia, ketoacidosis, and a blood pH of 7.15. To achieve rapid control of severe ketoacidosis in this diabetic boy, the most appropriate anti-diabetic agent to use is, ये बेसिकली पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया है, उसको सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया कीटोएसिडोसिस है. तो कौन सी ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं? जल्दी बताओ. इसमें हम कौन सी ड्रग देंगे? बेसिकली इसमें हम देंगे क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन विच इज रेगुलर इंसुलिन एंड दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग. देखो ये जो है पेशेंट है बेसिकली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इसमें इसका मतलब है हम ओरल एजेंट तो कोई दे ही नहीं सकते, तो ग्लाइब्यूराइड तो हम दे ही नहीं सकते. ठीक है, फिर हमारे पास चॉइसेस आती है क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन की, इंसुलिन ग्लार्गिन एंड एनपीएच. इंसुलिन ग्लार्गिन हमें पता है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, वो इमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो हम नहीं दे सकते, एक्सक्लूड आउट हो गया. एनपीएच है दैट इज आल्सो इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो कि हमें पहले देनी चाहिए, फिर वो एक्शन प्रोड्यूस करती है, तो ये भी हम नहीं दे सकते. क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन कौन सी है? दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, रेगुलर इंसुलिन है, तो ये हम इमरजेंसी में दे सकते हैं थ्रू विच रूट? ओरल, सबक्यूटेनियस, आईवी, पंप, किस तरह से हम देते हैं ये? फिर इमरजेंसी कंडीशंस में थ्रू आईवी रूट. ठीक है, गुड, आईवी रूट. इमरजेंसी में हम कौन सा रूट यूज करते हैं? आईवी रूट यूज करते हैं, तो थ्रू आईवी रूट हम ये ड्रग दे सकते हैं. ठीक है, तुम लोग ये भी एक एक्टिविटी थी, लेकिन तुम लोग आई गेस टाइम खत्म हो रहा है आई गेस लेक्चर का. चलो ये कर लो, बहुत छोटी सी है. ठीक है, मेटफॉर्मिन है, तो मेटफॉर्मिन ग्रुप से बिलोंग करती है. तुम लोग ये नहीं बोलोगे दिस इज एंटी डायबिटिक ड्रग, इट बिलोंग्स टू बिग्वेनाइट ग्रुप. सही है. इसके बाद राइट मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग. क्या मोड ऑफ एक्शन होगा मेटफॉर्मिन का?
कि ये it inhibits the gluconeogenesis and hepatogenesis. It inhibits the hepatic and renal gluconeogenesis. ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका तुम लोग क्या लिखो, inhibits the hepatic and renal gluconeogenesis and stimulate the glucose uptake. Right, adverse effect of this drug, क्या adverse effect होते हैं इस drug के? Most important adverse effect क्या है? Lactic acidosis, GERD और GI distress. GI distress करवाता है ये nausea, vomiting, diarrhea and lactic acidosis.